स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था, स्टडी किया था किसके बारे में, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों होता है। हमने उसके दूसरे पॉइंट में देखा था कि किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? बहुत सारे कानूनों का या नियमों का एक कलेक्शन था, रिटेन कलेक्शन। ठीक है, किसी बुक में या डॉक्यूमेंट में लिखा गया होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या बताया था कि वाई डज कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, जैसे उसमें फुटबॉल का और क्रिकेट का, स्कूल का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि मान लो यदि फुटबॉल है, फुटबॉल टीम है या क्रिकेट टीम है, यदि उसमें नियम ना हो तो फिर क्या होगा? कोई भी कहीं से भी गेंद फेंकने लगेगा, कोई कहीं से बैटिंग करने लगेगा, पता चला विकेट कीपर बैट्समैन के आगे खड़ा हो गया। तो इससे क्या है, जब एक रूल्स होने चाहिए हर चीज़ के, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है ताकि देश को ईजिली चलाया जा सके और एक राइट डायरेक्शन में लोग अपना काम करें और विकास करें। ऐसा ना हो कि आपस में लड़े झगड़ें और उनको रोकने वाला कोई हो ही ना, कमज़ोर को बचाने वाला कोई ना हो। तो इसलिए किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी थ्योरेटिकली जो भी पॉइंट्स थे वो सभी पहले वीडियो में मैंने बता ही चुका है। तो यदि कोई डाउट हो तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं या फिर लाइव सेशन जो होगा उसमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में, हम सेकंड पार्ट में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये 4 टॉपिक्स को, ये तो पेड स्टूडेंट का है, ये अलग है। ये 4 टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का परिचय। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे देखते हैं, हल्का सा एक ब्रीफ आप लोगों को। बहुत बच्चों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारतीय संविधान का आपका ये चैप्टर है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे बना और क्यों बना। ये तो आपने पहले पार्ट में पढ़ ही चुके हैं। पहला पार्ट में काफ़ी आपको अच्छे से कई सारे पॉइंट्स के थ्रू बताया है मैंने कि क्यों ज़रूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, उसीलिए बनाया क्योंकि हमें भी तो ज़रूरत है उसकी। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई एक दिन का कोई कंक्लूज़न नहीं है, कोई एक दिन के परिणाम से नहीं बना है। जहाँ हम पहले क्या थे, पहले आपके जो भी सल्तनत और मुग़ल डायनेस्टी थी उन्होंने काफ़ी दिनों तक राज किया। फिर अंग्रेज़ आए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ आते हैं और फिर वो शासन करते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो जब अंग्रेज़ शासन करने लगते हैं हमारे ऊपर, तो अंग्रेजी शासन आती है और वो कई सारे अत्याचार करने लगते हैं हमारे ऊपर। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में एक नेशनल मूवमेंट शुरू होता है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। और सबसे पहले 1857 में हमारा पहला जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वो 1857 की क्रांति थी। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी आप लोगों को 1857 का हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। 57 का रिवोल्ट आपको पढ़ना है, 1857 का रिवोल्ट। तो इस तरह से बहुत सारे रिवोल्ट हुए, आंदोलन हुए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना और इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। फिर आपके 1915 में गांधी जी आते हैं, MK गांधी आते हैं। फिर ये सबसे पहले 1917 में त्यागरह चंपारण में चलाते हैं। फिर 1922 में एक असहयोग आंदोलन शुरू होता है। फिर वो भी चौरी चौरा कांड के बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर 1930 में नमक कानून ये तोड़ते हैं और सबने अयोध्या आंदोलन चलाते हैं। तो इस तरह से कई सारे आंदोलन चलते हैं अपने देश में। और अंतिम जो कांग्रेस के द्वारा और गांधी जी द्वारा लीड किया गया था 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसके बाद से ये चलता रहता है जब तक आज़ादी नहीं मिलती हम लोगों को, यानी कि जब तक अंग्रेज़
भारत को स्वतंत्रता नहीं दे देते हैं तब तक चलती रहती है। तो अब हम लोग को बात करना था कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जब ये क्लियर हो गया, अंग्रेज हैं यानी कि जो ब्रिटिश राज है वो हमें स्वतंत्रता देना चाहती है, तो ये था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि एक संविधान सभा का मतलब गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो संविधान बनाएगी। ठीक है, यानी कि एक संविधान सभा होगा जो क्या करेगी, जो संविधान को बनाएगी, संविधान को फॉर्म करेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसको ये दिसंबर 1946 में बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिसंबर 1946 में बनाया गया। तो यह क्या करेगी, यह संविधान बनाएगी। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि प्रारूप जो इसकी समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और बाद में क्या हो गया कि जब संविधान सभा बनता है तो फिर ये भी था कि डिवाइड भी हुआ, अपने कंट्री को क्या किया, बांट दिया गया, विभाजन हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान में डिवीज़न हुआ। तो इसके बाद से जो हमारे जब 47 में जब स्वतंत्रता मिल जाती है, तो हमारा जो संविधान सभा था उसमें टोटल मेंबर 299 थे। ठीक है, ये सारे मेंबर्स थे। तो इन्होंने मिलकर लगभग आपको अप्रॉक्स लगभग 3 साल का समय लगा हमारे पूरे संविधान को बनने में। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं था, जो इतनी आसानी से संविधान हम लोग आज एक बुक के रूप में पढ़ते हैं और इसे सभी लोग फॉलो करते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं था, इसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा समय भी लगा। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो इसे बनाने वाले थे, जो ये सारे मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, पूरे देश का भ्रमण किया। और इसमें जो ये 299 मेंबर्स थे, ये अपने देश के कोने कोने से आए हुए थे। अब ये आसान काम क्यों नहीं था, तो जैसे कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कब मान्यता प्राप्त होती है, जब उस देश के कोने कोने से, जब हर कम्युनिटी, सारे कम्युनिटी में क्या हो, वो मान्य हो, सारे कम्युनिटी को वो प्रेजेंट करता हो। तो इसमें क्या था कि अब हमारे देश में क्या था, आज़ाद तो हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। अब जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो उधर मराठी थे, फिर साउथ में तमिल, कन्नड़, इधर बंगाली, हिंदी भाषी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे, भाषा के आधार पर थे, फिर क्षेत्र के आधार पर सबों की। और जो सबसे बड़ी बात है, जो विभाजन के बाद जो बहुत सारे देसी रियासत, क्या देसी रियासतें जो थीं, ये भी लगभग इसको 560 के आसपास से माना जाता है। तो इसमें ये लोग भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें अब दिक्कत क्या हुआ था कि बहुत अंग्रेज़ों ने इसमें एक ये कर दिया था कि कोई जो प्रिंसली एस्टेट है, इनको इंग्लिश में प्रिंसली एस्टेट बोलेंगे देसी रियासत को, तो कोई भी जो देसी रियासत है वो किसी देश के साथ जा सकती है। यानी कि यदि कोई देसी रियासत चाहे तो पाकिस्तान के जा सकता है, और कोई देसी रियासत यानी प्रिंसली एस्टेट चाहे तो इंडिया के साथ जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो जैसे मान लीजिए कि एक तरफ आपका इधर पाकिस्तान था, यदि हम इसको इंडिया मान लें, ये एक रफली फिगर ले लेते हैं, और इधर ईस्ट पाकिस्तान हो गया और इधर आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो अब जैसे मान लो कि अब जैसे हैदराबाद हो गया, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था, अब जैसे मान लो कि इधर का कोई बीच का यदि कोई हो, वो चाहे इंडिया मिले, तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि कई सारे पार्ट्स हो जा रहे थे देश के, यानी कि जो एक पूरी जो लैंड था वो एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो इसको अपने वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने देसी रियासतों के साथ जाके मिल के बातें की और उसको उन्होंने सुलझाया, और इस तरह से सारे देसी रियासत मिलने के लिए तैयार हुए। और तब सारे जो भी 299 मेंबर्स थे हर तरह के संविधान सभा में, उन्होंने मिलकर एक जो पार्टिकुलर उन्होंने संविधान के लिए अपनी जो भी बेसिक नीड्स थी और बेसिक जो उनके बिलीफ्स थे, उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन है
हमारे संविधान का। अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो याद रखने वाला जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा संविधान बना वो किसके द्वारा बना, तो संविधान सभा के द्वारा बना, संविधान सभा के द्वारा, बोला इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा पॉइंट हो गया कि संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान को बनाया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग नोट करते जाइए, ये स्लेट पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट बनाते जाएं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, और संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। दूसरा क्या था कि तीसरा पॉइंट इसमें आपको नोट करने वाला है कि इसमें जो टोटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो इसमें टोटल 299 मेंबर्स थे, ठीक है। और इसमें जो चौथा पॉइंट आपका आ जाएगा कि ये संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ, तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अंगीकार यानी कि एडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949। जी हाँ, ये जो हमारा संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल इसको एडॉप्ट कर लिया, कब, 26 नवंबर 1949। और इसमें आपका फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि इसको इनेक्ट कब किया गया, लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950। इसी दिन को क्या मनाया जाता है, अपना रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। तो रिपब्लिक डे, यहाँ से आप याद कर लीजिए कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू किया गया था। और इसी दिन से हम लोगों ने अपने संविधान को एक रियल रूप में, वास्तविक रूप में हम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे अपने संविधान से रिलेटेड। तो ये 2.1। अब हम लोगों ने पार्ट 2 में हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, हमारा संविधान कैसे बना, कब अडॉप्ट हुआ, कब इसको लागू किया गया, और कितने मेंबर थे, कौन अध्यक्ष था, ये सारी चीज़ें, और किस तरह से परेशानियां आई, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, इट्स की फीचर्स, यानी कि हमारा जो संविधान है इसके की फीचर्स क्या है। जो लिखा हुआ अपना संविधान तो लिख दिया गया, लेकिन इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी उसको हम लोग अब कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे इसके की फीचर्स, यानी कि जो मुख्य लक्षण जो हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या लक्षण हैं मुख्य, जिसे इंग्लिश में आप की फीचर्स बोल सकते हैं, वो हम लोग चलिए देखते हैं। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स की फीचर्स, ठीक है। तो आपका जो बुक है इसमें 5 की फीचर्स दिए गए हैं। कितने, 5 की फीचर्स, यानी कि 5 मुख्य लक्षण आपके दिए गए हैं। पहला, कुछ बच्चे पिछले जो वीडियो थे उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम के बच्चे को दिक्कत हो रहा है। तो वैसे मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। टर्म्स की जहाँ तक की बात है तो मैं टर्म्स को एक बार यहाँ पे हिंदी में मैं बता दूंगा, आप नोट कर लेना। जब भी वीडियो देखो तो आप लोग कॉपी पेन जो भी अपने लिखने की चीज़ें कम से कम नोट्स बनाने के लिए आप लेकर रखो, ताकि जो भी इंग्लिश का हिंदी बोले उसको तुरंत नोट कर लिया करो। तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाली कोई इशू आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। तो पहला है पॉइंट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघवाद, संघवाद, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो लिखते रहेंगे इसको। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स,
यानी कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार, मूल अधिकार। और पांचवा जो इसका मेन जो फीचर है, यानी कि की फीचर, या फिर हिंदी में आप इसको मुख्य लक्षण बोल सकते हैं, वह सेकुलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो इसे नोट कर ले कॉपी में। आप यदि छूटता है तो वीडियो को आगे पीछे करके भी या इसको पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब आपने इसका हिंदी भी देख लिया और ये 5 आपने समझ लिया कि ये 5 की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, 5 मुख्य लक्षण अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है, एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें पहला जो है फेडरलिज्म है। ठीक है। यानी कि इसका मैंने हिंदी क्या बताया था, संघवाद। तो इसका फेडरलिज्म का मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है फेडरलिज्म का मतलब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें। अब जैसे कि आपने 6 क्लास में पढ़ा था, जो आपकी पहली जो पॉलिटिकल सोशल लाइफ की बुक थी क्लास 6 में, याद कीजिए कि आपको क्लास 6 में क्या पढ़ाया गया था, पंचायती राज के बारे में पढ़ाया गया था। पंचायत कैसे बनती है, उनका जो भी क्या उनके अधिकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 6 में बताई गई हैं। ग्राम सभा, ये सब, वो अपना कैसे गांव के लोग अपना कैसे काम करते हैं, कैसे चुनते हैं, कैसे जितने 18 साल के लोग होते हैं वो गांव में रहते हैं और ग्राम सभा में भाग लेते हैं। 7th में याद कीजिए आपको हेल्थ के थ्रू क्या बताया गया था, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया गया था, राज्य सरकार के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्लास 7 में बताया गया था। वैसे ही क्लास 8 में हम लोग अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जस्ट इसके 2nd या 3rd चैप्टर वो है। ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इंडिया में कितनी तरह की सरकारें हो गई, एक पंचायती राज हो गया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है। यानी कि ये नीचे से ऊपर हो गया, ऊपर से यदि बात करें तो ये ऐसे होगा, पहले पे केंद्र सरकार हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे नंबर पे हो गया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज। तो अपने यहाँ क्या है, त्रिस्तरीय सरकार हो गया ना, 3 स्तर का सरकार हो गया। और अब फेडरलिज्म, आखिर हमारे जो संविधान के निर्माता थे या हमारा संविधान बना, तो फेडरलिज्म लिया क्यों गया, आखिर फेडरलिज्म का सिस्टम क्यों अपनाया गया। अब देखो, इसमें जैसे कि अभी मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब बता रहा था तो मैंने क्या बताया कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है, देशी रियासत, और बहुत सारे क्षेत्र थे। तो भारत का जो क्षेत्र था क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा था भारत का क्षेत्र। तो इतना जो बड़ा जो क्षेत्र था, तो इसमें अलग अलग क्या थे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग अलग क्षेत्र, उनका कल्चर अलग अलग था, उनकी संस्कृति अलग अलग थी। तो ऐसे में यदि सपोज करो कि यदि सिर्फ एक स्टेट, एक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रहता, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यदि होता और सिर्फ दिल्ली से शासन होता, तो ये हो सकता था ना कि जैसे मान लो कि यदि उत्तर प्रदेश है या बिहार है, तो यदि यहाँ के लोग ज़्यादा पॉलिटिकल, अभी भी देखने में आता है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा लोग यहाँ के रहते हैं, तो यदि सपोज मान लो कि जैसे उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर मान लो कि केवल नॉर्थ भारत से ही, नॉर्थ इंडिया से ही सारे यदि तुम्हारे पीएम बनने लगे, तो बाकी जो एरिया है, मान लो कि तुम्हारा नॉर्थ वाला जो भी पार्ट है, तो यदि सारे लोग यदि इधर से ही दिल्ली में जाकर पीएम बनने लगे, तो निश्चित है कि लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो अपने जो बाकी के जो स्टेट्स थे, जो ये नॉर्थ ईस्ट और ये सारे जो स्टेट्स हैं, उनका क्या होता, तो उनको हो सकता है कि ज़्यादा उन पे ध्यान ना दिया जाए या उनको इग्नोर किया जाने लगे।
तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रावधान अपने संविधान में किया। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि फेडरलिज्म लाया, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा कि अब जब अलग अलग स्टेट्स हैं तो सारे स्टेट्स के क्या होंगे, अपने गवर्नमेंट होंगे। जब अपने गवर्नमेंट होंगे तो वहाँ के लोग मुद्दे होंगे, वहाँ के लोकल मुद्दे होंगे, वो अपना जो इशूज होंगे उसके हिसाब से वो लोग शासन करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर स्टेट के अंदर भी डिमांड आने लगी कि छोटे छोटे जो गांव हैं उनका भी अपना शासन होना चाहिए। तो फिर ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज भी ले आया गया। तो इस तरह से अभी हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है 6 में पढ़ाया जा चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये हम लोग क्लास 8 में अभी आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जितने भी अपने जो गवर्नमेंट हैं तो फेडरलिज्म में क्या किया जाता है कि हमारे पास कुछ संविधान में कुछ सूची दे दिए गए हैं, कुछ लिस्ट दे दिए गए हैं, जिसको जनरली आप हिंदी में देखो तो संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस सेंट्रल संघ सूची में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची में जो भी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जो कार्य क्षेत्र, ये एक तरह से कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया है कि कौन कौन सा काम करेगा। तो जो सेंट्रल लिस्ट है, तो सेंट्रल लिस्ट में क्या होगा कि जो भी चीज़ें इसमें दी गई होंगी वो उस पर कानून कौन बना सकता है या उसको देख रेख कौन कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सूची या संघ सूची बोल सकते हैं आप। दूसरा क्या है, राज्य सूची, ये स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, जो भी कार्य दिए गए हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर में आएंगे। ठीक है, उस पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है या उसकी देखरेख कौन करेगा, सिर्फ राज्य ही करेगा। जैसे संघ सूची का एग्जाम्पल ले लें हम, तो जैसे रेलवे, ठीक है, रेलवे हो गया, तो रेलवे क्या करता है, रेलवे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में चलता है और उसके जो भी काम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गए, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या है, सभी केंद्र सरकार के अंदर में है, केंद्र सरकार ही देखता है। ठीक है, अब राज्य सरकार में जैसे रोड हो गया, हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब राज्य सूची के, एजुकेशन आपके समवर्ती सूची में चला जाएगा। तो और जो जैसे जो राज्य में भी नहीं है और संघ में भी नहीं है, तो वो क्या कर दिया गया है, वो समवर्ती सूची एक बनाया गया है और समवर्ती सूची में उसको रखा गया है। जैसे समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, या ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं जिसमें दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो समवर्ती सूची में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, समवर्ती सूची को इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, और इसमें आपका एजुकेशन एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए। ठीक है, इसमें राज्य सूची में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये सारी चीज़ें आ गई, और संघ सूची में जैसे आप रेलवे एग्जांपल के तौर पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सूचियां हैं, ये सब किसके अंदर में आते हैं, फेडरलिज्म के अंदर में। यानी कि कोई यदि पूछे आपसे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म या व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, तो सीधा आपका जवाब होना चाहिए कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अंदर में 3 सूचियां हैं। और आप यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना है 2-3 लाइन में तो आप लिख सकते हैं, जैसे पंचायती राज, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, इन सूचियों के बारे में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, देन दैट इज फेडरलिज्म। अच्छा, ये फेडरलिज्म लिया कहाँ से गया था आपको पता है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था अपने भारतीय संविधान में। ठीक है, फेडरलिज्म क्लियर है। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, अब संसदीय शासन पद्धति क्या है, ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोग खुद ही
अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो भी प्रतिनिधि हैं, उनको यही लोग चुनकर कहाँ भेजते हैं? संसद में भेजते हैं। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग खुद ही अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। और इसमें क्या था कि अब जैसे देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ क्या था, हम लोग बहुत दिन से गुलाम थे, हम पे बहुत सारे अत्याचार होते थे, हमको अधिकार नहीं दिए गए थे। कभी कभी जैसे वोटिंग होता था या कोई भी निर्णय लिया जाता था इंडिया के बारे में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हमारे जो प्रतिनिधि थे उनको या हमारे लोगों को उसमें मौका नहीं मिलता था कानून बनाने में। तो इसलिए जब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जब संविधान बनाया तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा था कि कोई भी यहाँ तक पहुँच सके, और चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समुदाय से हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, लेकिन वो भी यहाँ तक संसद में पहुँच सके और कानून निर्माण में भागीदारी ले सके। तो इसके लिए क्या किया गया, हमारे यहाँ जो भी 18 वर्ष के जो भी है वयस्क, उनको वोट देने का अधिकार है। यानी कि आपने वो 6 क्लास में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ सभी को है। जो भी 18 वर्ष का हो गया है वो वोट दे सकता है। कोई भी इलेक्शन में क्या है, इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, चाहे वो किसी जाति धर्म, गरीब अमीर, बड़ा छोटा, कोई हो, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और वो लड़ सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। यदि जीतता है तो वो संसद में या जो भी अपने स्टेट में असेंबलीज में वो जा सकता है। तो ये है आपका संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अब ये जो चुने हुए लोग होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये फिर से जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि इसको चुना किसने है? जनता ने चुना है, तो इसलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी 5 वर्ष बाद चुनाव जब होता है तो क्या होता है कि जो भी आपके नेता जो पिछली बार जीते होते हैं या हारे होते हैं, तो सपोज कि कोई जीता हुआ है तो आता है तो क्या बोलता है? आपसे बोलता है ना कि हमने देखो ये किया, ये काम किया, ये समस्या थी, ये सुलझा दिया। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, आपको रिपोर्ट दे रहा है ना, आपसे फिर से दोबारा वोट लेने के लिए आपको बता रहा है कि हमने क्या क्या किया। और आप अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई ठीक है, अगर इसने काम किया तो दोबारा दो, नहीं तो फिर आप किसी और को चुन लेते हो। तो ये है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्तियों का बंटवारा। मैंने पहले ही बताया था, हिंदी मीडियम में छात्र लिख लें, शक्तियों का बंटवारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, मुख्य जो लक्षण है संविधान के उसमें तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। अब जैसे देखो अपने सरकार जो भी चलते हैं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है विधायिका, विधायिका हो गया। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका, हाँ इंग्लिश में भी बताएंगे, कार्यपालिका। और तीसरा हो गया न्यायपालिका। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का जो बंटवारा है वो क्यों हुआ? देखो इसको इंग्लिश में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, इंग्लिश में इसको जैसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर। स्पेलिंग आप देख लीजिए अपने बुक में, ये स्लेट पे लिखने में दिक्कत हो रही है। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और न्यायपालिका को ज्यूडिशरी बोलते हैं। अभी आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब शक्तियों का बंटवारा, जैसे अब विधायिका में कौन जाता है? विधायिका में जो अभी पिछले जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ हम लोग पद्धति में पढ़े हैं, मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं, लोग जो प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिन्हें लोग चुनकर संसद में भेजते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? वहीं इस विधायिका में आते हैं, यानी कि वो कानून बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाते हैं जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका एक लोगों का, मंत्रियों का, जैसे भारत के यदि हम संदर्भ में देखें तो ये मंत्री परिषद एक तरह का कार्यपालिका होता है, जो इन्हीं विधायिका में से जो सरकार बनाते हैं, जो पार्टी जीती होती है, उन्हीं को कार्यपालिका बोलते हैं, उनके मंत्री परिषद को। और न्यायपालिका एक बिल्कुल ही अलग होती है। न्यायपालिका क्या करता है?
जो यदि ये कुछ गलत काम करते हैं या फिर यदि हमारे साथ गलत होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को यदि रोका जाता है या सरकार उस पर कोई वायलेंट करती है या उसके खिलाफ कोई कानून बनाती है, तो न्यायपालिका हमें न्याय देता है। अब शक्तियों की बंटवारे की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, अब सिंपल सा समझो, पहले इनका काम समझ लो। ये विधायिका क्या करता है? कोई भी नया कानून बनाता है। अब कैसे बनाता है ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ये क्या करता है? ये विधायिका क्या करता है? लॉ मेकिंग का काम करता है, ठीक है। लॉ मेकिंग का काम करता है कौन? विधायिका। कार्यपालिका क्या करता है? ये जो कानून है इस कानून को लागू करता है, इन्फोर्स करता है, इसको लागू करता है, जो भी कानून ये बना देगा। तो अब और न्यायपालिका क्या करता है कि न्यायपालिका मतलब हमारे जो भी यदि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हमारा सुरक्षा करेगा, हमें न्याय देगा। अब इसको अलग क्यों कर, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ये है, यानी कि इनका जो बंटवारा किया गया था कि सभी के कार्य क्या है? अलग अलग है। न्यायपालिका का देखिए अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, विधायिका का अलग काम है, ठीक है। यानी कि जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग काम होता है, उनकी शक्तियां अलग अलग होती हैं, तो हम उसे शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। अब ये शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया है? अब सिंपल सा समझ लीजिए कि यदि जो विधायिका है, समझ लीजिए यदि विधायिका है, ये कोई कानून बना रही है, मान लीजिए कि ये कोई भी एक कानून इसने बना दिया, ठीक है। अब इसी को यह अधिकार दे दिया जाए कि तुम लागू करो, तो क्या करेगा? वो तो जैसे तैसे लागू कर देगा, क्योंकि उसी ने बनाया है, कोई उसके ऊपर देखने वाला तो है नहीं, तो लागू भी कर देगा। मान लो कि ये कोई ऐसा कानून है जिससे हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो बाधित हो रहा है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये कानून है, लेकिन इसी ने बनाया भी है और यही लागू भी कर रहा है। और सपोज कि न्यायपालिका का काम भी यदि यही करे, तो फिर क्या करेगा? हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई होगा ही नहीं जहाँ हम जाके बोले कि नहीं, ये जो कानून बना है, लागू किया गया है, ये खराब है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो ऐसे में क्या हो गया? यदि पावर्स का यदि सेपरेशन नहीं होगा तो फिर हम बाद में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और हमारे साथ अन्याय होगा। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अलग अलग कर दिया गया ताकि सब अपना अपना काम करे। और इससे क्या होगा? इससे जस्टिस बना रहेगा, न्याय बना रहेगा। अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का मतलब समझ लो। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मूल अधिकार बोलते हैं, ये पहले बता ही चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि ऐसे अधिकार जो हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक हों, यानी कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारे जीवन में क्या आएगा? हमको स्वतंत्र रूप से हम जी नहीं पाएंगे, अच्छे से जी ही नहीं पाएंगे यदि ये नहीं रहेगा। तो ये बेसिक नीड्स जो हमारे जीने के लिए और हमारे विकास के लिए ज़रूरी है, उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर में रखा गया। अब ये क्यों रखा गया? तो देखो, हमारा देश पिछले 800 साल से क्या था? गुलामी था। मान लो कि लगभग 1100 अप्रॉक्स के बाद से लगातार सल्तनत आए और उसके बाद मुग़ल आए, फिर अंग्रेज़ आए और तमाम तरह के पुर्तगाल वगैरह सभी लोग आए ही थे। तो हिस्ट्री का हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें, ये क्लास 8 में पढ़ना भी है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे और जो हमारे लोग थे, जो भी प्रतिनिधि थे, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक भय बना हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तरह तरह के अत्याचार किए, किसी तरह का कोई राइट्स ही नहीं था। जैसे रॉलेट एक्ट आया, जालियांवाला बाग का नाम आपने सुना ही होगा कि किस तरह से कितने 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। तो यानी कि कोई राइट्स नहीं थे, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं होती थी यदि कोई भी अंग्रेज़ी सरकार कुछ करती थी तो इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया हमारे संविधान में, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हो और हमारी जो जनता हो उनके पास अधिकार हो, वो सरकार उनके साथ अन्याय ना कर सके, या फिर जो मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, तो उसके खिलाफ कोई अत्याचार ना हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया। तो बेसिक यही है फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे संविधान में स्टार्ट में देखो, हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी 6 ही हैं। एक राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे अब लीगल राइट बना दिया गया है, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो 6 फंडामेंटल राइट अभी हैं हमारे पास। इसको हम बारी बारी से करके 6 को एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि 6 कौन कौन सा है फंडामेंटल राइट हमारे पास, ठीक है।
देखो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, पहला है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसमें क्या है, यानी कि सभी लोग कानून के समक्ष क्या होंगे, मतलब बराबर होंगे। यानी कि किसी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई कहीं भी आ जा सकेगा, अपना दुकान खोल सकता है, बिजनेस कर सकता है। उनको जाति, धर्म या लिंग या भाषा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत की प्रथा को ख़त्म किया गया। तो इस तरह के जितने भी चाहे कोई दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको रोजगार करने से नहीं रोका जाएगा। ये सारे जितने भी भेदभाव थे, यानी कि इक्वालिटी का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे यहाँ। ठीक है, इक्वालिटी का अधिकार। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। इसके अंतर्गत क्या है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यानी कि हम अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। यानी कि हमारे देश के कोई भी नागरिक होंगे तो वो स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, और कोई भी अपना संगठन बना सकते हैं। यदि कुछ करना है, कोई काम करना है तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। और इस तरह के जो भी आने जाने, रहने, किसी राज्य से एक दूसरे में आने जाने के लिए उनको रोका नहीं जाएगा। ये सारे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत दिया गया है। हाँ, इसमें क्या है कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारे देश की एकता और अखंडता, यानी कि हमारे देश की यूनिटी के खिलाफ होगा, तो फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। यानी कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के यूनिटी के खिलाफ हो या हमारे देश के लिए खतरा हो। ठीक है, तो ये राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, तीसरा दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, यानी कि मानव व्यापार। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपने सुना होगा ना, या वीडियो में या फिर मूवी में देखा होगा या टीवी में, कि दास हुआ करते थे, लोग बेच देते थे दासों को। कोई खरीद लिया, कोई बेच दिया, तो उस पर क्या किया गया, उस पर रोक लगा दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से कोई भी मानव व्यापार नहीं कर सकता है, किसी को बेच खरीद नहीं सकता है। और किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को से आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ अभी भी बहुत लोग कराते ही हैं, लेकिन यह कानूनन एक अपराध है। यदि कोई भी ऐसा लड़का है 14 साल से कम का, यदि उसे काम कराया जा रहा है और यदि वो कोर्ट में जाता है तो उसे कोर्ट सुरक्षा प्रदान करेगी, और जो भी उसे ज़बरदस्ती करा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आपका फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम ऑफ हो गया ये। ठीक है, रिलीजन के लिए जैसे अलग अलग अपने यहाँ रिलीजन है, तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो कोई भी किसी को कोई धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब यदि कोई भी ह्यूमन है, इंडिया का कोई भी नागरिक है, वो जो धर्म चाहे अपनी मर्जी से अपना सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। ठीक है, अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का और उसका प्रचार प्रसार। और उस जैसे अपने यहाँ है ना, जब मान लो कि जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख ईसाई हैं, जो भी हैं, तो वो कोई भी यदि सपोज कि यदि कोई मुस्लिम है, यदि वो चाहता है कि नहीं हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं या बौद्ध अपनाना चाहते हैं, बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया भी है बाद में, तो यदि बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं होगा, उसको आज़ादी होगी। हाँ, कोई जबरन उसका धर्म परिवर्तन ना कराए। तो इस पे सरकार कानून भी लाने वाली है। जब ये वीडियो बन रहा है तो भी कुछ इसके में बातें भी चल रही हैं। तो यानी कि कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, लेकिन स्वेच्छा से यदि वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई भी धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, और जहाँ चाहे जा सकता है। ठीक है, यह किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, उसे रोका नहीं जाएगा। फिर पांचवा आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यानी कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक अभी माइनॉरिटीज़ जो मैं इंग्लिश में बता रहा था, इंग्लिश के बच्चों को दिक्कत हो रहेगी तो माइनॉरिटीज़, ठीक है, या कोई भी रिलीजन का, धार्मिक या किसी भी लैंग्वेज का, भाषाई या कोई भी कल्चरल यदि हो, तो उसके यदि वो पिछड़े हुए अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, तो उसके वो बढ़ावे के लिए और जो उसको अधिकार दिया गया कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान वगैरह खोल सकता है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको क्या है, बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। सपोज कि मान लो कि किसी स्टेट में सीएम है, ठीक है, कोई भी मान लो कोई पर्सन सीएम है, तो वो एक कानून ला देता है। कानून ये ला देता है कि कोई भी क्या 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, जबकि ऐसा कोई घटना भी नहीं हुआ है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन वो कानून ला देता है। तो अब भाई 7 बजे के बाद यदि निकलने पे बैन हो जाए, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बैन हो जाए, तो फिर क्या होगा, बहुत सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। आजकल तो 10 बजे तक 11 बजे तक तो दुकानें खुली रहती है, ऑफिस खुला रहता है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी परेशानी होंगी। आप जैसे शाम को ना ही आप घर से निकल सकते हैं, ना ही आप कोई भी बाहर मतलब नहीं जा पाएंगे आप। तो अब ये क्या है, एक तरह से ये आपके फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं जाएगा यदि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे देश को खतरा हो। तो यहाँ तो भाई कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन आपको 7 बजे के बाद रोका जा रहा है। तो ऐसे में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये संविधान के आर्टिकल 32 में है, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 32 में है। तो आप इस आर्टिकल के द्वारा आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि भाई सरकार, हमारे जो नए सीएम है, उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया है जिसमें हम 7 बजे के बाद नहीं निकल सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुनवाई करेगी, राज्य सरकार से संपर्क करेगी, उनको यहाँ हाजिर होने के लिए बोलेगी और चीज़ों पे जो भी है देख रेख होगा, सुनवाई होगा। और यदि ये कानून गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगेगा कि ये कानून गलत है, तो उसे निरस्त कर देगी हमेशा के लिए, ठीक है, और ये कानून ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये संवैधानिक उपचार के अधिकार जो है, इसके थ्रू हम लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि हमारे साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला क्या था, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, फर्स्ट क्या था, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड क्या है, राइट टू फ्रीडम, ध्यान से एक बार नोट करते जाइए। तीसरा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जिसमें आपके ह्यूमन ट्रेड और ह्यूमन ट्रेड को ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और 14 साल के बच्चों से काम कराने के खिलाफ, ये सारे इसमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी किसी भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। पांचवा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें मैंने बोला था कि कोई भी अपने भाषा, धर्म या उसके आधार पर संस्थाएं खोल सकता है, शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल या सांस्कृतिक संस्थाएं। और तीसरा क्या था, जिसको मैंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो किस में था, किस आर्टिकल में था, 32 में था, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है। सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म मीन्स मैंने हिंदी में इसको क्या बताया था, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, यानी कि इसका मतलब ये हमारे जो संविधान का एक मुख्य फीचर है, इसका मतलब ये है कि जो अपना स्टेट है, यानी कि जो देश है अपना, यहाँ देखो एक ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे जब भी स्टेट की बात होगी तो उसका मतलब अपने इंडियन स्टेट से नहीं होता है, वो क्या होता है, वो देश से उसका मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। जहाँ भी स्टेट होगा वहाँ उसको आप एक नेशन से समझना, ठीक है, इंडियन स्टेट की बात हमेशा नहीं होती है। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत में क्या है, सभी धर्मों को ये स्वतंत्रता दी गई है, सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। सरकार जो है अपनी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसी एक धर्म को
बढ़ावा नहीं देगी या किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगी। वो धर्म के मामले में मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सभी को अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र होंगे सभी, और सरकार उसके बिल्कुल ही नहीं करेगी। और तो ये है सेकुलरिज्म। आप सिंपल भाषा में सेकुलरिज्म को आप इतना याद रखो, ठीक है। ज़्यादा इसके आप डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा इतना याद रखो कि सरकार का यानी कि स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। वो सभी धर्मों को इक्वल रूप से देखेगी, ठीक है। वो सभी धर्मों को क्या इक्वल रूप से देखेगी। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू को ज़्यादा वरीयता दे रहा है या मुस्लिम को ज़्यादा देने लगे या सिख या बौद्ध कोई हो तो उसको ज़्यादा। सबको क्या, सबको इक्वल न्यूट्रल रहेगी सरकार इस मामले में। और सबको यदि कोई भी सुविधा आएगा तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि किसी खास लोगों के लिए होगा। ये सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो देखिए अब हमने दूसरे पार्ट में अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने देख लिया, की फीचर्स यानी कि मुख्य लक्षण भी आपने देख लिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मैंने बता ही दिया आपको, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। अब हमें ये तो पेड स्टूडेंट्स के लिए है, ये बाद में गूगल मीट या जूम पे इसकी क्लासेस चलेंगी। तो अब आते हैं हम समरी पे। एक बार हम इन सारी चीज़ों को यानी कि जो भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको एक बार समराइज कर लेते हैं एक कहानी की तरह, एक सिंपल। इसके हम फैक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी फैक्ट्स हैं और एक सिद्धांत है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो में, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो। एक मैं आपको सिंपल बताता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो सबसे पहले क्या था कि 1600 में सारे जो भी पुर्तगाल या अंग्रेज़ जो भी आए, बाद में अंग्रेज़ क्या हुए, बाद में अंग्रेजी शासन आ गया अपने यहाँ, यानी कि अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, यहाँ का शासन चलाने लगा भारत का, ठीक है। तो इसके खिलाफ क्या हुए, ये तरह तरह के अत्याचार करने लगे, तो इसके खिलाफ क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन में तरह तरह के आंदोलन हुए। इसके बाद से क्या हुआ, फाइनली अंग्रेज़ों ने सत्ता सौंपने के लिए हमें ऑफ़र किया कि ठीक है हम आपको सत्ता सौंपेंगे। तो हमने क्या किया, दिसंबर 1946 में क्या हुआ, हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, अपनी संविधान सभा का गठन किया, जिसमें 299 सदस्य थे जो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे अपने। और इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ। इन्होंने लगभग 3 साल तक इसकी मीटिंग्स होते रहे, और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा जो अपना ये बना था, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उसका लास्ट मीटिंग याद रखिएगा, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम मीटिंग हुआ। और फाइनली 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया हमारा संविधान। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू आपका हो गया। अब ये कैसे कैसे संविधान हमारा बना, संविधान में क्या होता है, तो सपोज संविधान क्या है, संविधान एक बुक है या डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये संविधान हो गया। तो ये भी हो गया आपका। इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम लोग अच्छे से रहें, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, और हम अपने इमोशनल भावनाओं में आकर ऐसा नहीं हो कि अपने देश के खिलाफ कुछ कर बैठें, या फिर जो हमारे नेता हैं वो ऐसा नहीं कि हमारे आकर हमारे अगेंस्ट में कोई ऐसा लॉ बना दें
तो हम उसके खिलाफ उठ ना सकें। तो संविधान में जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आर्टिकल 32 के द्वारा हमें ये सुरक्षा भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के द्वारा। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए हमें या किसी भी कंट्री को एक संविधान की ज़रूरत होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन ये सारा हो ही गया, कैसे अंग्रेजी सरकार आई, कैसे हमने संविधान सभा बनाया और किस तरह से हमने संविधान को पूरा एक तैयार किया। ठीक है। की फीचर्स में आपको वही है, फेडरलिज्म हो गया यानी कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और संसदीय शासन प्रणाली हो गया यानी कि लोगों द्वारा चुना गया सरकार हो। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर था यानी कि सभी के क्या है पावर्स अलग अलग हों ताकि कोई किसी के जो काम में बाधा ना बने और सभी अपना अपना काम अच्छे से करें। उसके बाद से क्या था, फंडामेंटल राइट्स था यानी कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ताकि हमारे साथ कोई अन्याय ना हो। और पांचवा क्या था, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगा या ज़्यादा वरीयता नहीं देगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर 1 था, और इसमें से कोई भी डाउट्स होगा तो हमारे जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन इस पे लिया जाएगा जूम या गूगल मीट के द्वारा। उनको जो भी उनके व्हाट्सएप पे सूचना इसकी दे दी जाएगी, और ये जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ऑनलाइन टेस्ट भी उनका लिया जाएगा, फिर ओरल टेस्ट भी लिया जाएगा। पेड स्टूडेंट्स कैसे बन सकते हैं, तो पेड स्टूडेंट्स बनने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आपको 150 रुपीज़ पर मंथ आपको देना है, सिर्फ 150 रुपी पर मंथ। और आपको इसमें आप आने लगेंगे, आपको ऑनलाइन जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर किया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ओरल टेस्ट भी होगा। और किसी तरह की समस्या होगी पॉलिटिकल साइंस में या सोशल साइंस में तो उस पर आप क्वेश्चन आंसर का सेशन जब भी किया जाएगा तो उसमें आप आके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जल्दी ही में हम चैप्टर 2 पर भी आएंगे। ओके।